अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अज़हरा नॉवेल्स। आप लोगों से कहा था कि राइटर कुछ मसरूफ़ होने वाली है, इस वजह से एपिसोड का आप लोगों को 1 से 2 दिन इंतज़ार क्या करना है, ठीक है। आप लोगों ने सुकून से बगैर कुछ बोले, ठीक है। और उसके बाद ये कि कन्फ्यूजन थी वो हमने ना कल वाली एपिसोड में क्लियर कर दी। अगर आप में से किसी की नहीं हुई तो आप लोग प्लीज़ वो इसमें सुने, एपिसोड के लास्ट में। बेशक एपिसोड ना सुने, एपिसोड के लास्ट में सुने, क्लियर हो जाएगी। वॉइस में सुनने का यही फ़ायदा है, हम ख़ास तौर पे हमें बाकी का नहीं पता, लेकिन हम नावल रीड कर रहे हों और हमें कुछ समझ ना आ रहा हो या हमें ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ नहीं आया तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। असील एडम और असीर आलम एक इंसान है। कलब मतलब जिसके भी पास भी जाए, मतलब एक इंसान है तो किसी के पास भी चली जाए। तो उसका ट्विन ब्रदर था यावर आलम, ठीक है। और इसकी ज़ुबान वगैरह क्यों जलाई है वो सारा मामला ना आप लोगों को एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ ही एपिसोड रीड करते हैं आज के, ठीक है, बगैर किसी देरी के। नावल मिस्टर पोजेसिव लव। वेट अ मिनट, हमें इसको पिन करने दें। चलिए, एपिसोड 34 दिया ज़रा नॉवेल्स। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। जैसा कि हमने कहा, परमिशन लें फिर पोस्ट करें, जो मर्जी करें। चलें स्टार्ट लेते हैं हम। ये सब क्या है? इसने रूम में इंटर होती 3 लड़कियों को देखते सवाल किया। वो सुबह से इस रूम में अकेली थी। खाना वही मेज़ पर पड़ा हुआ था। वो सुबह का रूम से निकला था और अब तक वापस नहीं आया था। न जाने क्यों इसे फिक्र हुई थी। अब 3 लड़कियों को ढेरों शॉपिंग बैग्स हाथों में पकड़े और दीगर चीज़ें कमरे में ले आते और छोड़कर जाते देख वो एक लड़की को रोक कर बोली थी, मैम, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। सर ने ऑर्डर दिया था रूम में पहुंचा दी जाएं। रात की पार्टी में आप इनमें से ड्रेस सेलेक्ट करके पहनेंगी। इस लड़की ने हाथ बांधते थे मुदबाना लहजे में जवाब दिया। नज़रें झुकी हुई थी और ये इस शख्स का हुक्म था कि कोई इसे नज़र भरकर देखेगा भी नहीं। ओह अच्छा। इसने गर्दन मोड़कर बेड पर पड़े शॉपिंग बैग्स को देखा। पूरा बेड इन बैग से भर गया था। ये वो चीज़ें थी जिनके लिए वो तरस जाया करती थी, और आज जब इन चीज़ों की कीमत इसकी नज़रों में कम हो गई, वो चीज़ें ढेर की सूरत इसके सामने रख दी गई। वक्त गुजर जाने के बाद कोई भी चीज़ अपनी कीमत वैसी नहीं रख पाती जैसी कीमत इसकी वक्त के रहते रहते होती है। छोटी मैम, आपको बड़ी मैम बुला रही हैं। कमरे का दरवाज़ा हल्की दस्तक से खोलकर अंदर आते एक लड़की ने इसे मुखातिब किया था। फजर ने नासमझी से इसे देखा। बड़ी मैम कौन है? इसने खोजती नज़र इनके झुके सर पर डाली। वो कायान सर की मदर हैं, ग्रैंड फ्लोर के लेफ्ट साइड रूम में आपका वेट कर रही हैं। लड़की मध्यम आवाज़ में बोली। इसने हंकारा भरा। ठीक है, आप सब जाएं प्लीज़। इसने हल्की मुस्कुराहट से इन्हें वहाँ से भेज दिया था। खुद पलटकर बेड पर पड़ी चीज़ों को देखा। इसने पास जाते शॉपिंग बैग से चीज़ निकाली और बेड पर जैसे चमक धमक का ढेर लग गया था। ज्वेलरी, कपड़े, सैंडल्स, मेकअप, सब कुछ था। इसने एक ड्रेस खोलकर अपने सामने किया। ला हौला वला कुव्वत। इसने झट से ड्रेस बेड पर यूं फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। वो ड्रेस स्लीवलेस था। लाल रंग का वो ड्रेस चमक रहा था। वो काफ़ी चुस्त लिबास था। इसने बेसाख्ता सीने पर हाथ रखा और 2 कदम पीछे हो गई। वो पलट गई। इसने एक नज़र बेड पर फैले सामान को देखा, फिर झिरझिरी लेती वहाँ से निकल गई। वो हरगिज़ ये लिबास नहीं पहनेगी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। वो घर जदीद तर्ज पर बना एक खूबसूरत घर था। वो हर चीज़ को गाहे बगाहे देख रही थी। फिर नीचे आते इसने लेफ्ट साइड पर बने रूम की तरफ देखा। एक गहरा सांस खींचते रूम तक जाते इसने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। अंदर से इजाज़त मिलने पर वो धीरे से कदम उठाती कमरे का दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुई। सामने सोफे पर एक औरत हाथ में किताब पकड़े बैठी थी। आ जाओ। उन्होंने किताब बंद करते पास रखे छोटे से बुक रेक में रखी। फजर घबराती कदम उठाती इन तक गई थी। उन्होंने हाथ के इशारे से इसे सोफे पर बैठने का कहा। मुझे इल्म नहीं था इसकी चॉइस एक पाक औरत होगी। वो गहरा सांस लेते बोली थी। इनके पहनावे को और शौक को देखते फजर को पूरी उम्मीद थी कि वो इससे बदतमीजी से ही बात करेंगी, लेकिन इनकी बात सुनते वो एक पल को साकित हुई और दूसरे ही लम्हे एक हल्की मुस्कुराहट खुद ब खुद इसके लबों को छू गई। तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो और मैं तुमसे। मुझे अपने बेटे से खौफ आता है। वो खुद का खुद दुश्मन है। वो सोफे से खड़ी हो गई। इनके लहजे में एक चुभन थी। फजर इनसे इतने खुले रवैये की उम्मीद नहीं रख रही थी, लेकिन इनकी बात पर वो पुरसुकून होते बैठ गई थी। वो शरीफ था। वो धीरे से हंसी, जैसे इसकी शराफत पर हंसी हो। फजर ने बेसाख्ता सर उठाया। शुक्र है आपने था बोला, वरना वो शराफत का शीन भी नहीं जानते। सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। इसकी बात पर महनाज बेगम ने पलट कर इसे हंसते हुए देखा। अगर तुम्हें कोई मसला हुआ तो तुम खुद इसे हैंडल करना। मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ, फ़क्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो मेरी इतनी नहीं सुनता। वो यासियत से बोली, गहरा सांस भरते।
जी, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो उठ गई। वो औरत इसे अच्छी लगी थी। साफ खो, बनावट से पाक। और बनावट से पाक लोग दूसरों को खुद की जानिब खींच लेते हैं, अपनी साफ खोई से। इसे वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, सिवाय अपने खुदा के। कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी से सब कुछ मिटा देते हैं। इज़्ज़त, तकलीफ़, खुशी, शराफ़त और हत्ता के गम को भी। वो हमें जीती जागती मशीन बना देते हैं, हर जज़्बात से पाक। वो वाक़यात मौत होते हैं। वो इसकी तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, लेकिन इनकी मुस्कुराहट से ज़्यादा इनकी आंखों में छुपी नमी ज़्यादा ज़ोरावर थी। फजर रिज़वान ने मुस्कुराहट देखी ही ना थी, इसने नमी देखी थी। और मुखलिस इंसान ऐसे ही होते हैं। वो बज़ाहिर से परे के जज्बात देख लेते हैं, कि वो जज्बात जो इन पर भी अयां हो चुके होते हैं। वो सर हिलाती चली गई वहाँ से। वो सीधा अपने कमरे में गई थी। इसका इरादा हरगिज़ भी इन कपड़ों को पहनने का ना था। वो दरवाज़ा खोल रूम में एंटर हुई थी। दिल बुझ सा गया था। बजा वो अजीब बातें थी जो कायान की मदर ने की थी। इसने स्वर बुरी तरह झटका। वो अच्छा इंसान नहीं था, और बस इसे यही पता होना चाहिए। दरवाज़ा नॉक करके कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा नॉक करके कमरे में दाखिल होते हैं। सोफे के आगे रखे शीशे की मेज़ पर बैठे इसने बाजू सीने पर हुए बांधे हुए थे। इसके आवाज़ पर वो ख्यालों से बाहर निकली और सामने नजर डाली। दूसरों के कमरे में दरवाज़ा नॉक करके इंटर होते हैं, खुद के नहीं। वह चलती हुई आगे बढ़ी और गैर इरादी तौर पर बेड पर नजर डाली। ड्रेस पहन कर आओ, कुछ देर में पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी बात को इग्नोर करते इसने संजीदगी से बेड पर पड़े ड्रेस की तरफ इशारा किया था। इसके इशारा करने पर फजर ने गर्दन मोड़कर ड्रेस को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। मैं ये सुराखों वाली ड्रेस तो हरगिज़ नहीं पहनूंगी। इसने तेजी से गर्दन वापस सीधी करते इस शख्स को देखा, जिसने इसकी बात पर आईब्रो झुकाई थी। डिज़ाइन है वो खड़ा होते यूं ही सीने पर बाजू बांधे इसकी जानिब बढ़ा। इसके मसल्स वाज़ेह हुए थे। इसे अपनी जानिब बढ़ता देख फजर ने गैर इरादी तौर पर कदम पीछे उठाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इतने सालों से जो पोचा फर्श पर मारते थे, वो डिज़ाइनर ड्रेस था, सुराखों वाला। इसके बढ़ते कदमों को देखते इसकी सांसें कुछ पल को अटकी। इसने पलकें कई बार झपकाते इसकी शहद रंग आंखों में देखा। इसकी बेतुकी बात पर मुकाबिल ज़ेरे लब मुस्कुराया था। बकवास मत करो, ये पहनो और पार्टी में आओ। कदम इसके बिल्कुल पास ले जाते इसने रोक दिए थे। नज़रें इसके गुलाबी लबों के किनारे मौजूद इस जल्लाद दिल पर जमी थी। इसकी आंखों में बेचैनी उभरी। मैं ये बेहुदा लिबास पहनकर हरगिज़ नहीं जाऊंगी कहीं। इसकी गर्म सांसों की तपिश और नज़रों की हरारत से इसका दिल हथेलियों में धड़का। वो तेज़ी से बोलती पीछे को कदम लेती पलट गई। इस शख्स के माथे पर एकदम ही बल पड़ के चमकती आंखों की चमक मात पड़ गई। क्यों नहीं पहनोगी? तेज़ी से कदम इसकी जानिब बढ़ाते इसने पीछे से इसकी कोहनी पकड़ते झटके से इसे अपनी जानिब मोड़ते ड्रेसिंग मिरर के साथ लगाते दरिश्त लफ्ज़ों में कहा और इसकी जानिब झुका। तुम पहनोगी और मेरे साथ जाओगी। शौहर हूँ तुम्हारा, बात मानना फ़र्ज़ है तुम पर। कदम मज़ीद आगे बढ़ा लेते इसने कदम बिल्कुल इसके कदमों के साथ छोड़े। वो इसकी जानिब मज़ीद झुक गया। एक गहरी सांस इसके चेहरे पर छोड़ी और धीरे से मुस्कुराया। वो आंखें मीच गई ज़ोर से। इसके जिस्म से उठती दिलफरेब खुशबू हवासों पर सवार होती पागल करने को काफ़ी थी। वहाँ कोई मेरा महरम नहीं होगा, वो आंखें नीचे ही बोली। उस शख्स की नज़रें इसके हिलते लबों पर जमी थी। चेहरे पर सख्ती मिनटों में ज़ाहिर हुई। अब वहाँ एक तिलिस्म ज़दा चमक थी, जज्बात के सागर में लिपटी चमक। ऐसा क्या? मैं कौन हूँ? इसने निचले लब पर ज़बान फेरी और आईब्रो चुकाए एक हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रखा, जबकि दूसरा हाथ उठाते इसकी बंद भारी लड़ती पलकों पर धीरे से फेरा और गहरा सांस भरा। आप महरम हैं। वो सांस रोकी। इसकी सर्द उंगलियों का सर्द सा लिमस जान निकाल रहा था, सांसों को सीने में अटका रहा था। वो धीरे से झुका। इसकी मुस्कुराहट गहरी होगी। जल्लाद काला तिल, काला जादू करता है। इसका हाथ इसकी लड़ती पलकों से हटते लबों के किनारे बने तिल पर गया। इसने शायद रंग चमकती नजरें इस तिल पर टिकाते इसे धीरे से सहलाया तो लड़की गहरा सांस भर गई। इसकी बातें अजीब थीं। तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती को नजरे बद से बचाने को ये जल्लाद साला कमबख्त दिल कड़े पहरे डाले बैठा है। इसने गंभीर लहजे में कहा। इसकी नज़रें इसके चेहरे पर से होती इसके काले तिल पर जमी और बुरी तरह बेचैन हुआ था। इस बार मैं क्यों गई थी? इसने इसके तिल पर उंगली से दबाव डाला। एक दर्द की लहर इसके जिस्म में उठी। बुलब पींच गई। आंखें बेसाख्ता खोलकर इसे देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आपको क्या करना है? मार देंगे क्या इन्हें? अपने लबों के किनारे उसकी उंगली के बढ़ते दबाव पर वह सिसक कर अटकते लफ्ज़ों में बोली। इसने इस शख्स के सिल्की बिखरे बाल देखे।
मार दिया। इसने उंगली इसके लबों पर जमाते इसके लब सहलाते, अजीब से लहजे में आंखें इसकी सब्ज आंखों में गाड़ते, तेज लहजे में कहते, इस लड़की के लफ्ज़ों की तो सीख की। इसकी बात और लहजे की पुरअसरारियत पर वो साकित सी से देखती रही। जब इसने आईब्रो झुकाया, मुझे अपनी नापसंदीदा चीज़ों को बांटना भी पसंद नहीं, हरगिज़ पसंद नहीं। सो बर्बाद, खल्लास। इसने हाथ ड्रेसिंग मिरर से उठाते पांचों उंगलियां साथ मिलाते वापस खोली, पुरजोशी से, जैसे तबाह बर्बाद का साइन हो। इसकी बात पर फजर ज़बान का सांस बंद हो गया। वो इसकी इस कदर सफाकियत पर लर्ज़ कर रह गई। अब बताओ, क्यों गई थी बाहर? वो वापस इसी बात पर आ गया। इसके लहजे में संजीदगी के साथ सर्दपन था, और इसकी संजीदगी हमेशा खतरनाक होती थी। मैं नहीं जानती। वो डर गई थी। इसे डरना चाहिए था। वो इसे सफाकियत से देख रहा था, बिल्कुल पास चुके, गर्दन चुकाए, इसकी सब आंखों में वहशीपन से देख रहा था। इसे डरना चाहिए था। मुझे जवाब पसंद नहीं आया। मैं मालूम कर लूँगा, और तब मैं एक एक को काट डालूँगा। और अगर इसमें ज़रा रत्ती बराबर भी तुम्हारी गलती हुई फजर रिजवान, याद रखना, मैं तुम्हें भी मौत दूंगा, अपने इन्हीं हाथों से दूंगा। इसने एक एक लफ्ज़ को दरिश्तगी से अदा किया। लफ्ज़ों पर दबाव देते इसने इसकी थोड़ी हाथ से पकड़ते ऊपर उठाई और इसके उठे चेहरे पर फंकारा। महरम से मौत तो वसूल कर लोगी ना? इसकी आंखों में आग सी भरी थी और लफ्ज़ों में गहरी काट। वो लब पींच गई। इसे लगा वो यहीं गिर जाएगी। इसका लहजा आग लगाता था। नामहरम होने पर तुमने मुझे 3 थप्पड़ मारे थे फजर रिजवान। अगर मुझे पता चला कि तुम वहाँ खुद की वजह से थी, तो बाखुदा महरम होने पर अब तुम मेरी सज़ा की हकदार बनोगी। इसने झटके से इसकी थोड़ी छोड़ी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबकि लफ्ज़ों में न जाने किस कदर वहशी से जज्बात थे कि वो इससे खौफ खा गई थी। याद रखना, कायान सिकंदर हसाब बेबाक करने में मशहूर है, इसने सख्त लहजे में कहा, और सुलगता लिमिस चुक कर इसके जलाद दिल पर छोड़ा। वो वही साकित हो गई। वो कई पल मस्मराइज हुआ था। वो धीरे से उठा और गहरी मुस्कुराहट से इसे देखा। वह जो नज़रें झुकाए खड़ी थी, इसकी टांगें बुरी तरह कांप उठी थी। दिल कानों में धड़क रहा था। वो इससे खौफजदा हो गई थी, इसकी बातों से। वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? 4 साल पहले का वाक़या वो आज तक क्यों याद रखे बैठा था? क्या इसने वाकई में इन लोगों को मार दिया? फजर ने बेसाख्ता सोचते नज़र उठाकर इसे देखा। वो वहाँ से हट गया। इसने बेड से वो ड्रेस उठाई और इसकी जानिब बढ़ाई। पहन कर आओ, देर हो रही है। वह बहुत ही नॉर्मल लहजे में बोला, ऐसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसने कुछ ना किया हो, ना कहा हो। वो थूक निकल गई। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन जिस अंदाज में वो इसे देख रहा था, इसे लगा वो कुछ सेकंड बाद ही मौत की आगोश में होगी। इसने ड्रेस पकड़ा और कदम वाशरूम की जानिब उठाए थे। वो वापस सोफे पर टिक गया था। पाँव झुलाते वो अपनी कान की लू को मसल रहा था। नज़रें वाशरूम के दरवाजे पर टिकी थी। इसे इंतज़ार करना जहर लगता था। बाहर आ जाओ कि मैं गधा गाड़ी भेजूं, इसने खतरे बुलंद आवाज में बेजारियत से कहा। वाशरूम के दरवाजे के पास खड़ी फजर ने खुद की जानिब देखा। वो तो मरकर भी ऐसा लिबास ना पहने। आ रही हो तुम, या मैं नेक कामों के लिए अंदर आऊं तुम्हारे पास? वाशरूम की जानिब कदम बढ़ाते इसने गहरे लहजे में कहा। इसकी बात पर फजर का सांस अटका। कदमों की छाप पर इसने तेजी से दरवाज़ा खोला था। वो जो नज़दीक पहुंच चुका था, पीछे हटा। ये मैं नहीं पहन सकती, नजरें झुकाए इसने बालों को कान के पीछे करते हिचकिचाते हुए कहा था। वो बार बार ड्रेस को ठीक कर रही थी। इसने 2 कदम पीछे लेते इससे 3 कदमों का फासला रखा और इसके झुके सर को देखा। सर उठाओ ज़ोजा कायान। सीने पर बाजू बांधते शख्स ने शहद रंग चमकती आंखों से दिलचस्पी से इसे देखा। फजर का दिल कानों में धड़का था। इसने धीरे से सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। दिल किया वो वहां से गायब हो जाए। ब्लैक कलर के वेस्टर्न लिबास में इसका नाजुक सरापा आया था। इसने सामने खड़े शख्स को देखते थूक निकला, वो मैं नहीं, तुम ये नहीं पहनोगी, हरगिज़ नहीं। इसने तेज लहजे में कहते इसकी बात काट दी। इसका दिल शिद्दत से धड़का। नजरें इसके चेहरे पर जमी थी। वो खूबसूरत थी, खूबसूरत भला। तुम्हारा पर्दा ही मुझ पर भारी है। इन हालात में तो मैं मर जाऊंगा। इसने नजरें फेरते सर को दाएं बाएं नफ़ी में हिलाते गहरा सांस भरा। जज्बात यकदम अजीब हुए थे। जाओ चेंज करो, जो मर्जी पहनो, लेकिन ये मत पहना। इसने नज़रें फ़ौरन फेर ली। इसके इस अजीब व गरीब रवैये पर वो हैरान हुई थी, जबकि रुख मोड़ते अपनी शर्ट के 2 बटन खोलते गर्दन पर हाथ फेर गया। इसे शदीद कोफत महसूस हुई थी। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, इसने तेज़ी से कहते सिरकी बालों में हाथ फेरा और वहाँ से हट गया। फजर ना समझी से इसकी पुश्त को देखती रही थी, फिर गहरी सांस पड़ी। वो भी तो यही बोल रही थी,
वो ये नहीं पहनेगी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो बेड तक आई थी कि कुछ ढंग का पहनने के लिए मिल ही जाए। जा रही है। ओके, सो एपिसोड ख़त्म होगी और ये एपिसोड इतनी लॉन्ग नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक थी। और इसके साथ ही एपिसोड लॉन्ग होनी थी लेकिन एफबी पे जो रीडर है ना, एफिलाइट यूज़ करते हैं, उनकी वजह से उन्होंने 2 पार्ट में उसको बांट दिया राइटर ने, और एपिसोड 35 में और एपिसोड 34 में बांट दिया था। सो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइए। और राइटर का कहना है कि आने वाले चंद एक साथ में वो कायान सिकंदर के पास्ट को, या वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, तो वो उसको ओपन करेंगी। और उसके साथ ही फजर का भी आप लोगों को पता होगा कि उसके पेरेंट का, जो उसके वालिद थे ना, उसका थोड़ा सा सीन दिखाया था कि मतलब उसको पता ही नहीं था कि उसके मतलब बाप कहाँ पे हैं, क्योंकि उससे यही बताया गया था कि वो जब छोटी थी तो उसका बाप उन्हें छोड़ के चला गया था और वो बाद में मर गया। तो ये वो सारा सीन ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ना फिनिश कर देंगे। कोई रीडर कह रहे थे कि नावल लॉन्ग हो, तो आप लोग बताएँ कि नावल लॉन्ग हो या मतलब इतना ठीक है। ख़ैर आगे चंद एक साथ तो पड़ी हुई हैं वैसे, तो फिर भी नावल जाते-जाते तो 40 प्लस हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग लास्ट में बताइएगा और कैसी लगी ये भी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अगली एपिसोड में मिलते हैं।